हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन जिसमें हम बीपीएससी 67 बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे। जय फ्रेंड्स, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा कंप्लीट कर ली गई है 7 जनवरी 2023 को ऑप्शनल पेपर के कंप्लीशन के साथ ही। आई होप आपने एटलीस्ट इंजॉय किया होगा ये जो एग्ज़ाम्स के डेज थे मुख्य परीक्षा को। हालांकि इसमें इंजॉय जैसी कोई बात नहीं होती है, बट फिर भी आपने मेंस दिया, एग्जामिनेशन प्री को इतने हाई कट ऑफ पे क्वालिफाई किया, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो अभी आपका फोकस मुख्य परीक्षा का लेवल कैसा था, किस तरह का अप्रोच आपने किया और उसका एनालिसिस क्या है, इस पे होना चाहिए, ताकि आप अनुमान कर सकें कि आप इंटरव्यू वाली जो लिस्ट आएगी उसमें आपका रोल नंबर है कि नहीं है। और ताकि ये सब भी डिसाइड करेगा कि आप फाइनल मेरिट में, आपका मेंस परीक्षा ही डिसाइड करता है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में हैं कि नहीं है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 802 सीट से, जिसमें लगभग 88 सीट एसडीएम के हैं और कुछ इतने ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सबने काफ़ी मेहनत से मेंस एग्जामिनेशन को दिया है, रिटन एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। तो उसका क्या परिणाम होगा, किस तरह के मार्क्स दिए जाते हैं बीपीएससी में, इन सब जैसे ऐसे सवालों से आप घिरे हुए खुद को पा रहे होंगे। सो इसके लिए जीएस 1 का एनालिसिस मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ था, और अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं जीएस पेपर 2 का एनालिसिस करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1, 2 और 3 सेक्शंस होते हैं और टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। तीनों सेक्शंस में 4-4 सवाल होते हैं। सेक्शन 1 और 2 में जो एक प्रश्न होता है वो 38 मार्क्स का होता है, और सेक्शन 3 का जो एक प्रश्न होता है वो 36 मार्क्स का होता है। 38 एंड देन लास्ट सेक्शन 3 का 36 मार्क्स, जिसमें 2 ही करने होते हैं, 4 में से 2 ही करने होते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू फर्स्ट सेक्शन, दैट इज पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है वही मुख्यतः इसमें होता है सेक्शन 1 में। और पहला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज़ वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स। अब इस पे कह रहा है कि इस कथन पे टिप्पणी कीजिए, कमेंट करना है, ठीक है। एंड हाईलाइट एज वाई द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि रिसेंट टाइम्स में पॉलिटी का जो पहला क्वेश्चन रह रहा है वो थोड़ा बहुत घुमावदार हो रहा है, थोड़ा सा बीपीएससी के लेवल से ऊपर का जा रहा है। लास्ट टाइम भी प्रेसिडेंशियल क्वेश्चन था, और इस बार भी ये थोड़ा सा, इसमें लोगों को ये दिक्कत हुआ कि कहाँ से स्टार्ट करें, इसमें इंडियन पार्लियामेंट से स्टार्ट करें या फिर जो सोवरेन नेचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है वो है कि नहीं है। ऐसे तो इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, बट इज इंडियन पार्लियामेंट ए सोवरेन लेजिस्लेचर बॉडी? नो, इट इज़ नॉट, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू भी कुछ नाम की चीज़ होती है। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू पे फोकस करना है। उसके बाद से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी अ काइंड ऑफ लिमिटेशंस अपॉन द लेजिस्लेचर, कि कुछ भी आप नहीं बना सकते, कोई सा भी लॉ नहीं बना सकते। ऐसे लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड कर सकता है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और इस केस को, इस स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले इंदिरा गांधी नेहरू केस 1976 में अप्लाई भी किया था और रिफॉर्म भी किया गया था कि अगर आप कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो संविधान के मूलभूत ढांचा को, मूलभूत आधार को ही नष्ट करता है, तो फिर हम आपके उस बनाए कानून को ही नष्ट करेंगे। तो इसीलिए ये सोवरेन बॉडी नहीं कहा जा सकता। और इसके दूसरे हिस्से में इसका भारतीय संसद का ब्रिटिश संसद से कंपैरिजन करना है। तो अगेन सोवरेनिटी, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो अल्टीमेट है, मतलब सोवरेन है, वो किसी भी चीज़ को डिसाइड कर सकता है, कोई भी चीज़ कर सकता है, और उसके डिसीजन को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। जुडिशियल रिव्यू नाम की चीज़ वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव, और एक तरह से कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेचर ही सुप्रीम है, और जुडिशरी को लेजिस्लेचर द्वारा बनाए कानूनों को मानना पड़ता है। हालांकि ये अलग बात है कि वहाँ के कानून बनाए जाने की प्रक्रिया काफ़ी ही गूढ़ है, काफ़ी रिजिड है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। सो एक तरह का है। तो इस तरह का एक
कंपैरेटिव एनालिसिस सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर में दे देना है। अगर आप फर्स्ट पार्ट अच्छा से लिखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट नॉलेज सुप्रीम, इसमें अपने आर्गूमेंट्स रखते हैं केसेस के माध्यम से और जो इवोल्यूशन है उसके माध्यम से, तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलने की संभावना हो सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। अब सेंटर स्टेट का रिलेशन जो है और उसका क्या भविष्य है, जिसमें बिहार को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर करना है। तो अगेन इसमें जो मुख्य चीज़ें आती है, गवर्नर आता है, सेंट्रलाइजेशन आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज आते हैं और पार्लियामेंट का जो सुप्रीम नेचर है वो भी आता है। तो अगेन ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाएगा और इसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस है तो एक मुद्दा बिहार के पर्सपेक्टिव में आता है, स्पेशल स्टेटस का डिमांड का आता है। पिछड़ा स्टेट है तो उसके लिए मांग की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो एक फिगर प्रोड्यूस करता है ये सेंटर स्टेट रिलेशन, ये डिमांड स्टेटस स्पेशल स्टेटस का डिमांड। तो ये है और इन सब को हाउ कैन द प्रॉब्लम बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल इन ट्यून अप विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और जो नीति आयोग ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया है, तो उनके जो जरिए जो विभिन्न तरह के मेजर्स स्टेप्स टेकन हैं, लिए गए हैं, उनको भी मेंशन करना है इस प्रश्न के माध्यम से। ये भी नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, हालांकि इसमें जनरल सा आंसर ज़्यादातर बच्चे लिखे होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने की कैपेसिटी नहीं है। इसमें अगर 15 से 20 आ जाए तो मोर देन इनफ होगा। मूविंग ऑन टू, हालांकि फेडरलिज्म जो है वो फेवरेट टॉपिक रहा हुआ है बीपीएससी का, इसीलिए इस क्वेश्चन की गुणवत्ता बढ़ जाती है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड, बट ये ऑल टुगेदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसमें घुमावदार है। बिहार का रेफरेंस देना है और उसको सेंट्रल स्टेट रिलेशन से कनेक्ट करना है, तो थोड़ा सा एक घुमावदार क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज account for the emergence of regional political parties in India. Okay. Do you think the existence of regional political parties is good for satisfying regional aspirations and national unity? Give reasons in support of your answer. ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमें पीसीएस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते रहते हैं। तो इसका स्टार्टिंग के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि कैसे रीजनल पार्टी होती क्या है और उसके बाद इसका कैसे आगमन हुआ, कैसे इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टियों का, राजनीतिक दलों का, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ। तो स्टार्टिंग करेंगे कि 3 फेजेस हैं इंडियन पॉलिटिक्स के। पहले तो 1950 से लेके आज़ादी से लेके 1967 तक लगभग वन पार्टी सिस्टम ही था। उसके बाद मल्टी पार्टी हुआ और जैसे ही मल्टी पार्टी आया उसी के साथ 70-80 से लगभग अभी तक राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इंडिया में चारों तरफ देखने को मिले हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन में इन चीज़ों को मेंशन कर देना है। सेकंड पार्ट है इसका, डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल यूनिटी। अब इसमें देखना है कि ये जो रीजनल एस्पिरेशंस है, क्षेत्रीय आकांक्षा है, उसको फलीभूत करती है या नहीं करती है और इस पर नेशनल यूनिटी का क्या रोल होता है। तो कई बार देखा गया है कि ज़्यादातर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वन मैन पार्टी होती हैं, डायनेस्टी बेस्ड होती हैं और ऐसा भी होता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेट्स में बढ़ जाता है। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई खास पर्सन ही डिसाइड करता है कि कौन क्या बनेगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी अगेन जीरो हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी जीरो होने के साथ ही ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी कम हो जाती है, क्राइम रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं, अप्रोच जो होता है नैरो माइंडेड होता है और एक हद तक कहा गया है कि बहुत ज़्यादा रीजनलिज्म जो है, बहुत ध्यादा क्षेत्रीयता जो है ना, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देती है। ऐसा हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला हुआ है, ऐसा हमें तमिलनाडु से कुछ जब उभरती मांगों को ध्यान में देखते हुए पाया गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा रीजनलिज्म आ जाएगा तो एक सेपरेटिज्म का रूप ले लेती है, इसलिए वो नेशनल यूनिटी की एक तरह का खतरा बन जाती हैं। तो इनमें बिल्कुल ही एपॉलिटिकल रहना है, बिल्कुल ही एपॉलिटिकल रहना है, बिल्कुल कोई बिना कुछ दिए ये सब सोचना है। लेकिन हाँ, आर्गूमेंट दोनों तरफ ही देने हैं कि ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं और
कंक्लूजन इसमें होना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, या तो जुडिशल रिव्यू से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसमें जुडिशल रिव्यू से क्वेश्चन है, इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। और उसके बाद से कैसे डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैव फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से वृद्धि हो गई है। तो क्या आपको लगता है, तो ऑफकोर्स इसमें दोनों तरीके का ही देना है, प्रो और कॉन्स लिखने हैं कि हाँ हुआ है, और ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का जुडिशियल ओवररीच भी हो गया है जिसको कम किया जाना चाहिए। तो अगेन जुडिशल रिव्यू के बाद से एडवेंट ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म आया था, और इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है कि कैसे। तो इसमें एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आता है जहन में वो है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये जैसे PIL का स्टार्टिंग भी माना गया, इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म। अगेन विशाखा गाइडलाइंस को भी कह सकते हैं, नौतेज जौहर केस को भी कह सकते हैं, और इसके साथ एक दो और केसेस हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। शीला बारसे वाले में कस्टडियल वायलेंस पे चर्चा की गई, कस्टडियल वायलेंस ऑफ वुमेन प्रिजनर्स इन जेल इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया था। हुसैनारा खातून में राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था अंडर आर्टिकल 21। तो इस तरह से एग्जाम्पल को बढ़ा के कैसे बताना है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ बढ़ी हुई हैं। तो मोर देन सफिशिएंट है, आप हुसैनारा खातून को भी यूज कर सकते हैं, आप विशाखा गाइडलाइंस को भी यूज कर सकते हैं, आप नौतेज जौहर केस को भी यूज कर सकते हैं जो कि रिलेटेड टू डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। और विशाखा गाइडलाइंस तो आप विशाखा गाइडलाइंस से तो आप सभी परिचित ही होंगे। मूविंग इनटू सेक्शन टू ये इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिखता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक नहीं ज्योग्राफी इकोनॉमिक से क्वेश्चन। इसमें इंडस्ट्रियल प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे डेटा देना है बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, और उसको भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में से कंपेयर करना है। और सेकेंड पार्ट में लिखना है इंडिकेट द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन दिस स्टेट। बिहार में जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के कारण हैं, जैसे कि लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड लॉक स्टेट है, इस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोजगार के इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, मार्जिनाइजेशन ऑफ लैंड और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस भी काइंड ऑफ कॉज ड्यू टू विच इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस is prevalent in the state. Next one is illiteracy और law and order को भी कह सकते हैं। These are the reasons for the lack of industrialization and industrial backwardness in the state. Moving on to question number और क्या क्या इसमें रिमेडियल स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि 7 निश्चय, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, बिहार युद्धमी योजना, इस तरह के कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जो है उसको रिव्यू किया जाता है। तो एक बैलेंस आंसर दे के आगे बढ़ जाना है इसमें। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सेड दैट जीविका इज ए टूल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। तो क्या जीविका क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हो जाएगा। काफ़ी मतलब इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो पूछा जाए सिर्फ उसी तरह का देना है। तो फर्स्ट पार्ट में जीविका क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, और सेकंड में जो जीविका स्कीम है इन द कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट वो कितना सक्सेसफुल हुई है। तो कुछ रोजगार के बढ़ावा भी दिया है, इंगेजमेंट भी हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दी गई है, महिलाओं को इंडिपेंडेंस मिल रहा हुआ है, और उसके अंदर से देखा गया है कि उनको समाज में उनका सही स्थान भी मिला हुआ है। हालांकि अभी बहुत सारा चीज़ किया जाना ज़रूरी है, बिल्कुल इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अभी कंप्लीट स्टेप नहीं हुआ है। एवोल्यूशन किया जाए, एवोल्यूशन अगर कहीं भी पूछे तो प्रॉपर बताना पड़ता है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या अभी अचीव किया जाना बाकी है, और वो जो अचीव किया जाना बाकी है उसको वे फॉरवर्ड दे के कंक्लूड कर देंगे कि हाँ दिस थिंग्स नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव women empowerment through Jivika scheme. So, moving on to question number 7, Niti Aayog Health Index 2021, Bihar ranks 18th out of 19th larger states of India.
List the factors responsible for this PT situation in the state. What steps have been taken to improve health situation in Bihar? Are they sufficient? Support your answer with facts and figure. जी फ्रेंड्स, ये भी एक्सपेक्टेड लाइन्स में ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ क्लब कर सकते हैं। मोटा मोटी एक ही चीज़ आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें हेल्थ पर्सपेक्टिव पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कारण है बिहार का जो नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स है उसमें पिछड़ेपन का? तो ये है लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, पुअर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इस तरह के पॉइंट लिखने से इसमें नंबर मिलने के चांसेस हैं। और इसमें क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उनको, और क्या वो सफिशेंट है? तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ फ़ायदा हुआ है लेकिन स्टिल अलाउड टू बी डन, इस तरह का पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। और इसमें डेटा और फैक्ट्स फिगर ज़रूर देना है, क्योंकि स्पेसिफिकली उसकी डिमांड की गई है। राइट द नेम ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन बिहार स्टेट। आउट ऑफ दिस सेलेक्ट एनी टू एंड शो द पॉकेट्स वेयर दे आर फाउंड एंड नरेट देयर इम्पोर्टेंस इन बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बिहार में नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? तो फर्टाइल लैंड है, रिवर्स है, मिनरल्स है, और इसमें साउथ बिहार और के जमुई और गया जमुई में गोल्ड और गया में यूरेनियम पाए जाते हैं। इस तरह से तो इसको डायग्राम विद हेल्प ऑफ डायग्राम से एक्सप्लेन करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये भी अगेन बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर डायग्राम आप लोग बना लेते हैं बिहार का, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो उसमें बताना कि ये कौन कौन से 2 जगह हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और उनका स्टेट के डेवलपमेंट में, स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 3, दैट इज़ ऑफ साइंस एंड टेक। इसमें भी क्वेश्चन जो हैं प्रेडिक्टेड लाइन्स पे ही आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक टू द फूड एंड डायलेक्टिक सिक्योरिटी. India has made appreciable achievements in terms of production, productivity, availability of food grains, horticulture, rural produce, etc. In view of the above perspective, discuss the role of टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बिहार। अब देखिए, इस फर्स्ट पार्ट का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है, बिकॉज पूरा का पूरा इसी पे आ गया है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो सबसे पहले करेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट पार्ट, बिकॉज इसी चीज़ों पे एम्फेसाइज किया है, तो वो इससे, लेकिन रिपीट नहीं करना होता है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको रिपीट बिल्कुल अवॉइड करें उसको रिपीट करने की। हाँ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की नीड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्यों है, उसके बाद से इसका सेकंड पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं, और वे फॉरवर्ड की अभी क्या किया जाना ज़रूरी है ताकि बिहार के एग्रीकल्चर को और आगे तक बढ़ाया जा सके विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ ए कर्स देन ए ब्लेसिंग। अब यहाँ पे चूँकि जस्टिफाई द स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट का अगेंस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि जब वो जस्टिफाई कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को बताना है कि कैसे अभिशाप अधिक हैं, तो आपको इसके अगेंस्ट में जाने के लिए बहुत सारा तथ्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि इसके फ्लो के साथ जाएं, और कैसे ये कर्स है मोर ऑफ ए कर्स देन ए ब्लेसिंग। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बताना है कि टेक्नोलॉजी से क्या क्या चैलेंजेस हुए हैं, इसे फोकस करना है, और इसको फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे होता है उस कॉन्टेक्स्ट में भी मेंशन करना है। Moving on to question number 11, Bihar is a flood-prone state. How can the modern technology help to control floods and manage this kind of disaster? Give your explanation with suitable examples. अब ये क्वेश्चन भी प्रेडिक्टेड लाइन पे है। फ्लड से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में पूछे जा चुके हैं। अभी सीडीपीओ और उससे पहले एडिटर का जो मेंस हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन फ्लड से था। तो एक तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसको कह सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो इसमें अगर आप फ्लड कंट्रोल को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फ्लड से पहले कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए, क्या रोल होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का
फ्लड के दौरान क्या रोल होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और फ्लड के बाद क्या रोल होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उस पर डिस्कशन करेंगे तो आपको 3 स्टेप मिल जाएंगे और क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड भी कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर एक लास्ट में एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो कि पहले कहीं पे बाढ़ आया जैसे कि नॉर्थ बिहार या फिर कोसी वाले इलाके में तो बाढ़ आता है, तो वहाँ पे पहले क्या किया जाना चाहिए, फिर ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन क्या क्या किया जाना चाहिए, और फिर फ्लड सिचुएशन होने के बाद बीमारियों का जो काफ़ी कहर बढ़ता है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, हेल्थ का भी मामला नहीं है और रोज़गार के अवसर भी बने जाएं और जो नुकसान होता है फ्लड की वजह से उसको भी कम किया जा सके। इवन एग्रीकल्चर फील्ड की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, फर्टिलिटी भी कम हो जाती है ड्यू टू फ्लैश फ्लड, क्योंकि जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो फ्लड की वजह से बह जाती है और धरती एग्रीकल्चर फील्ड के बंजर होने का, इनफर्टाइल होने का खतरा बना रहता है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ यू नीड टू हैव सम कंटेंट रिगार्डिंग दिस क्योंकि अगर एग्जाम्पल मेंशन करना है तो कुछ टेक्नोलॉजी के नाम भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। Now, moving on to question number 12, that is, nanotechnology has a huge potential to transform people's lives for the better. बट फॉर द बेटर, अब नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है और ये क्या रोल निभा सकता है लोगों के जीवन को अच्छे के लिए बदलने में, लोगों का जीवन बेहतर बनाने में इसका क्या रोल हो सकता है। तो मेडिकल क्षेत्र में भी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा प्रिसिजन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में इन सब का काफ़ी हेल्पफुल होता है और छोटी छोटी दवाइयाँ भी इस नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी इफ़ेक्टिव की जा रही हैं तो ये सब तो पेपर ओवरऑल ठीक था, एक्सपेक्टेड लाइन पे था। पॉलिटी से आजकल मुश्किल क्वेश्चन इसमें पूछे जाने लगे हैं, ये भी है। इसमें अगर कहें तो अच्छा स्कोर जो होगा वो 140 to 170 होगा। जी हाँ, 170 इज़ वेरी गुड स्कोर इन दिस पेपर। अगर कोई 170 से ज़्यादा लाता है तो ऑब्वियसली ही हैज़ डन द हार्ड वर्क और उसको मतलब अच्छा स्कोर और एसडीएम बनने से इस एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 140 वाले भी अपने आप को पीछे नहीं पाए। 140 इज़ ऑल्सो ए गुड स्कोर इन दिस पेपर 2। जैसा कि 66वीं मेंस में हमने देखा, 66 के रिजल्ट में देखा कि कैसे जीएस पेपर 2 में 131 मार्क्स लाने के बावजूद भी, हालांकि वो अलग बात है कि ऑप्शनल में उन्होंने 290 नंबर लाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो रैंक 1 पाए गए थे। तो पेपर 2 में थोड़ा सा स्कोर करना चाहिए आपको, 150 के आसपास रहे प्लस माइनस 10 तो बेटर रहता है 150, और जीएस 1 को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो और बेहतर रहेगा। तो अगर दोनों पेपर का एवरेज बात किया जाए तो उसमें जो एवरेज स्कोर बताया था मैंने वो 150 to 170, 150 to 180 के आसपास कह सकते हैं, और इसमें 140 to 170 कह सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर दोनों का लिया जाए तो 155 और 165 लगभग ये आपका स्कोर हो जाएगा 320 मार्क्स। 320 मार्क्स अगर इससे दोनों पेपर से आपके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, गुड स्कोर होगा और आपके आगे बढ़ने की संभावना है और अच्छा रैंक प्राप्त करने की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा और सभी तो नहीं, आप लोगों को आगे की तैयारी और इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।